Hello everyone, welcome to Study SF. Uh, I hope you all are doing well at your home. So let's get started now. In the last two lectures, we have studied about French Revolution. We have covered two parts of French Revolution so far. So अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे. So before moving the third part, let's have a quick recap of the last two lectures. हमने इसका टाइम पीरियड देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कहाँ से 1789 टू 1799 था. इसके बाद हमने इसके फोर मेन कॉजेज पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कि किन कारणों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रांस में रिवोल्ट आया था. फर्स्ट वन वाज पॉलिटिकल, सेकंड सोशल, थर्ड इकोनॉमिकल एंड द लास्ट वन वाज इंटेलेक्चुअल. सोसाइटी के बारे में पढ़ा था हमने. सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी फ्रांस की. फर्स्ट था एक थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. उसके बाद हमने एक मेजर इवेंट देखा था उस टाइम पे 5 मई 1789 पे कि एक स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी जिसमें थर्ड स्टेट ने वॉकआउट किया था वोटिंग राइट्स को लेके, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स मिले सबको, सो दैट थर्ड स्टेट की मेजोरिटी हो जाए. सो ये उसमें किंग ने उनकी ये बात मानी नहीं और उनको पैलेस से बाहर निकाल दिया, वर्साइल पैलेस में जिस हॉल में मीटिंग हुई थी. सो आफ्टर दैट द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली के उसने अपने आप को डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ कि एक मेजर इवेंट और पड़ा हमने जुलाई में हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को, जिसमें नेशनल असेंबली ने रिवोल्ट किया नोबिलिटी के अगेंस्ट, और उस रिवोल्ट में उन्होंने बास्टिल प्रिजन पे अटैक किया 14 जुलाई 1789. अब बास्टिल प्रिजन पे अटैक क्यों किया, उसके लिए मेजर रीज़न उसके पीछे क्या था कि बास्टिल प्रिजन में उस समय आर्टिलरी हुआ करती थी किंग की. आर्टिलरी मीन्स वहाँ पे वेपन्स होते थे जो वॉर के लिए, सब कुछ जो वेपन्स हथियार इकट्ठे किए जाते थे. तो लोगों ने तो रिवोल्ट करने के लिए और उन हथियारों को लूटने के लिए उन्होंने बास्टिल प्रिजन पे अटैक किया. ये एक्चुअली इसको बास्टिल को कभी कभी फोर्ट भी बोल दिया जाता है, किला बोल दिया जाता है, बट इसको मेनली जो बुक्स में दिया हुआ है इसको बास्टिल प्रिजन बोलेंगे. सो समटाइम्स अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि बास्टिल क्या था, फोर्ट था, प्रिजन था, या कोई पैलेस था, सिटी था, तो आप इसको प्रिजन बोलेंगे. ठीक है. सो उसके बाद बास्टिल प्रिजन पे अटैक करने के बाद नेशनल असेंबली ने अपने आप को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर कर दिया. सो हियर वी हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रांस वाज गोइंग फ्रॉम अब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये कैसे हुआ, क्योंकि फ्रांस स्टार्टिंग में हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट में 1789 में किंग का रूल था फ्रांस में. लुई 14, 15 एंड 16 से स्टार्ट किया, 14 से स्टार्ट किया था हमने, जो बर्बन डायनेस्टी के थे. सो जब किसी कोई किंग रूल करता है किसी देश पे, किसी टेरिटरी पे, तो उसको मोनार्की बोलते हैं. ठीक है. अब नेशनल असेंबली ने उसके बाद लास्ट में अपने आप को 1789 में डिक्लेयर किया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे, बोले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अब. तो इसको हम बोल सकते हैं कि फ्रांस वॉज मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो ये था. अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर. थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि अब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ मूव किया. ये तो हमारा सेकंड लेक्चर का एक लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने देखा था. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से देखो, सबसे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लोग चाहते थे, तो उस समय हम देखेंगे कि इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या था. परफेक्ट एग्जाम्पल था उस टाइम पे इंग्लैंड. इंग्लैंड वॉज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि वहाँ पे किंग भी होता था और क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ सिस्टम था. सो उस समय लोग चाहते थे कि जैसा इंग्लैंड में हो वैसा हमारे देश में हो. सो इसी थॉट और इंटेंट के साथ नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन एक ये ड्राफ्ट लेके आए, एक डॉक्यूमेंट था ये. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था. इसको हम बोलेंगे कि आफ्टर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन वॉज द थर्ड ह्यूमन राइट और यू कैन से सिविल राइट ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट. सबसे पहले क्या था, इंग्लैंड में आया था मैग्ना कार्टा, एक डॉक्यूमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट लेके आई थी. उसके बाद ये सिविल राइट्स के डॉक्यूमेंट्स थे कि लोगों को क्या सिविल राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है. उसके बाद यूएस में आया बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट जिसमें सिविल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या ह्यूमन राइट्स बोले जाएं. ठीक है. अब उसके बाद ये थर्ड डॉक्यूमेंट था जो फ्रांस के लोग लेके आए थे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेके आई थी, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है. थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स का नाम लंबा है तो आपको याद होना चाहिए. सो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड था
कि जल्दी ही अब लोग सोचते थे कि अब चलो इसके बाद एक कोई स्टेप आइए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डायरेक्शन में, तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। और ये इवेंट अगस्त में हुआ था, अगस्त में इस डॉक्यूमेंट को लेके आई थी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये इसमें इसको क्या बोला गया कि ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस जो इन प्रिंसिपल्स दिए हुए इस डॉक्यूमेंट में ये बेसिस होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मुलेशन किया जाएगा। तो इसमें 17 आर्टिकल थे, जिसमें आप ये देख सकते हैं लास्ट में ये सारा एक ये इसमें ब्लैक पेज में दिया हुआ है, तो साइड में दिया हुआ, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें 17 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये देखते हैं इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कि हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे इसमें। इसका मतलब क्या था कि इस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया था 1789 या उसके आगे एजुकेशन आ गई थी सोसाइटी में, लोग लिबरल थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, लिबरल विचारधारा में सुधारवादी लोग हो रहे थे। तो एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था इन जो ये इस डॉक्यूमेंट था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना के कि एजुकेशन भी हो, लिबर्टी मिले, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी हो लोगों के पास, अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से या किंग की तरफ से। जो भी अथॉरिटी है फ्रांस के ऊपर, जिसका भी रूल चलता है, वो हमें एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी देके आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इसको विदाउट एनी रीज़न कभी भी इसको जब्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सो इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट किस चीज़ की बात की गई कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि अगर इंसान जन्म लेता है तो उसमें जन्म के बेस पे, उसके बर्थ के बेस पे उसको डिवाइड नहीं किया जाए कि ये उस सोसाइटी का पार्ट है, ये थर्ड स्टेट का पार्ट है, ये सेकंड का पार्ट है, ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। तो राइट टू इक्वालिटी की बात हुई थी फर्स्ट टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम ये देखते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ये दूसरी बार बात हुई थी कि राइट टू इक्वालिटी, की इंसान को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है राइट टू इक्वालिटी की, सभी को समानता का अधिकार मिले। तो उस समय ये 18th सेंचुरी में राइट टू इक्वालिटी की बात होना बहुत बड़ी बात थी। मॉडर्न वर्ल्ड में ये कई हज़ार सालों में हुआ था ये। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात थी, या बहुत बड़ी बात बोल सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो एक चीज़ निकल के आई थी जिसने आज के मॉडर्न वर्ल्ड को भी एक नई डायरेक्शन दी थी। लेकिन उस समय हम बोलते हैं कि बहुत बुरी बात भी हुई थी। बुरी बात तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि जो विमेन थी और जो स्लेव्स थे, उनको कोई भी राइट नहीं दिए गए, उनका तो जिक्र करना ही भूल गए थे लोग कि इनको भी कोई अधिकार, कोई राइट्स मिलने चाहिए। और स्लेव्स का आप देखेंगे कि स्लेव्स किनको बोलते हैं, स्लेव्स एक जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से लोगों को लाया जाता था यूरोप में, और उनसे हाउस होल्ड काम कराए जाते थे, घर के काम कराए, और एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड काम कराए, खेती बाड़ी करने के काम, जैसे आजकल हम लोग करते हैं। तो इन स्लेव से ये काम कराए जाते थे। अफ्रीका से ब्लैक पीपल होते थे, इनकी स्किन टोन बहुत ही ब्लैक होता था, तो इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था इन लोगों के साथ, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग इनको ट्रीट ही नहीं किया जाता था, इनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब क्या था, इन लोगों को पैसिव सिटीजन बोला जाता था, जो विमेन थी, स्लेव्स थे, या और गरीब लोग थे। अब पैसिव सिटीजन्स किनको बोला जाता था, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वोट डालने का जिनको अधिकार नहीं होता, और ये बहुत बड़ी संख्या में थे। और दूसरा पार्ट क्या था, एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास फ्रांस की पॉपुलेशन थी। तो फ्रांस 2.5 करोड़ में से एक्टिव सिटीजन्स ओनली सेवरल लाख थे, कि कुछ लाख ही थे कि जो एक्टिव सिटीजन जिनको हम बोलते हैं, बाकी पैसिव सिटीजन थे, जिनमें स्लेव्स भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। ये था। इसमें हमने एक पढ़ा कि अच्छी बात भी हुई थी कि इंसान को राइट टू इक्वालिटी मिले, और दूसरी बुरी बात क्या देखने को मिली कि स्लेव्स को और वुमेन को कोई राइट नहीं मिले। हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। हमने देखेंगे कि अक्टूबर में एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक माना जाता है, बेसिस माना जाता है कि किस बेस पे फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। ये क्या था कि जो और 7,000 विमेन थी, तो उन्होंने क्या किया, वर्साइल पैलेस की तरफ मार्च किया। मार्च मीन्स अपने हथियार उठा के, जो भी उनके हाथों में मिला, अपने घर के जो किचन के जो यूज़ करने के होते हैं, नाइव्स होते हैं, या कुछ और भी अपने घर में यूज़ करने का कुछ सामान होता है जिनसे वो लोगों को मार सके, वर्साइल पैलेस में जाके, जहाँ पे
किंग लुई 16 होता था अपने पैलेस में जहाँ पे रहता था। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक पीछे जो हमने डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि जिसमें ये था कि वुमेन को पैसिव राइट्स दिए गए थे, उनको पैसिव सिटीजन बोला गया था, कोई राइट्स नहीं मिले थे उनको। कि दूसरा और क्या था, उस टाइम पे भुखमरी बहुत सारी थी। और एक हम इसमें देखेंगे कि एक रूमर फैल गया था कि जो किंग लुई 16 है उसने अपने पैलेस में एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो पार्टी चल रही है और उस पार्टी में बहुत से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। और किंग ने क्या कर रखा है कि बहुत सारे ग्रेन्स अनाज को स्टोर करके रखा है अपने पैलेस में अपने फ्यूचर के लिए। लोग भूखे मर रहे थे, आपको बताया था कि मैंने, हार्श विंटर थी उस टाइम पे, फेमाइन आया था और फसलें बर्बाद हो गई थी, तो लोग भूखे मर रहे थे, कमाने को भी कुछ नहीं था। इतनी बुरी हालत थी पेरिस सिटी में। लेकिन पेरिस सिटी से बाहर किंग रहता था, उस सिटी में बहुत बुरी हालत थी, लोग भूख से मर रहे थे लिटरली। सो उस टाइम पे जो वुमेन थी 7,000 वुमेन, उन्होंने वर्साइल पैलेस की तरफ मार्च किया कि राजा तो पार्टी कर रहा है और हमारे साथ ही हो रहा है। सो उन्होंने गया, वो पैलेस में गए। देन दे सी कि वहाँ पे ऐसी पार्टी कुछ हो नहीं रही थी, सब कुछ ये रूमर था, अफवाह फैली हुई थी। बट वो उन्होंने वहाँ जाके मारकाट करना शुरू कर दी। गार्ड्स को, जो गार्ड्स होते हैं पैलेस के गेट पे, उनको भी मार दिया उन्होंने। और देखा कि पार्टी नहीं चल रही। लेकिन पार्टी तो नहीं चल रही, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जो किंग का लाइफस्टाइल है बहुत ही लेविश और बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, कि हम इस तरह पे, मतलब उनका मेन पर्पस क्या था कि ये बताना कि किंग वुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो उन्होंने ये चीज़ दिखाने के लिए ये एक मेजर स्टेप लिया उन औरतों ने कि किंग को ही अपने पेरिस सिटी में लेके चलो। क्योंकि 7,000 वुमन थी और पैलेस में इतने ज़्यादा वर्कर्स होते नहीं हैं, तो जो 7,000 वुमन का सामना कर सके, और सभी हथियारबंद थे, सभी के हाथ में कुछ ना कुछ था। तो उन्होंने क्या किया, किंग को पकड़ कर उसकी फैमिली को बंदी बनाया और ले जाके उनको ये बोला कि आप पेरिस सिटी में रहो, आपको पता चले हम किस तरह के मतलब एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम भूख से मर रहे हैं, वो भी चीज़ आप भी फेस करो। आप अपने वर्साइल पैलेस में रहते हैं, इतने लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। सो ये बहुत बड़ा इवेंट था कि एक किंग को आम आदमी बंदी बना के और अपने एरिया में रहने के लिए उसको लेके आए। दैट वाज अ ह्यूज इवेंट फॉर फ्रांस एट दैट टाइम। सो ये देखते हैं कि ये बहुत बड़ा इवेंट था। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि उस टाइम पे 1790 में मूव करते हैं। सो उसमें क्या था, स्टेट्स में अलग अलग ओपिनियन के लोगों ने पार्टी एंड ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिया। स्टेट बताया कि सोसाइटी के 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। और उन स्टेट्स में अब उस टाइम पे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जो एक स्टेट में ही डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के लोगों ने थॉट्स ने जन्म लिया। अब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बनने लग गए। अब ग्रुप्स बनेंगे तो वहाँ पे एक नई नई चीज़ें आने लगी। अब उसमें एक आज के टाइम पे जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक चीज़ चलती है, जो नाम चलते हैं, वो देखेंगे हम। एक न्यू टर्मिनोलॉजी का ओरिजिन हुआ, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। ये उसी टाइम पे 1719 में जो ग्रुप्स बने थे उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। सो लेफ्ट विंग किसको बोलते थे, जो जहाँ पे किंग बैठा था, किंग का चेयर होती थी, जो जिसको हम बोलते हैं थ्रोन। सो उसके साइड में जो लेफ्ट में साइड में बैठे थे उनको लेफ्ट विंग वाले लोग बोलते थे, और जो थ्रोन के राइट साइड में बैठते थे उनको राइट विंग वाले लोग बोलते थे। और लेफ्ट विंग का क्या था कि वो लोग चेंज चाहते थे, प्रो चेंजर्स थे, वो रिवोल्यूशनरीज थे, जो एकदम बोल सकते हैं हम क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। और राइट विंग वाले लोग थे नो चेंजर्स। वो क्या बोलते थे कि हमें अपने देश को पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए और किंग का ही रूल होना चाहिए, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, किंग रूल करे बस, हम इतना ही चाहते हैं। सो एट द टाइम इन 1790 प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन स्टार्टेड। अब क्या देखा कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। सो इन ग्रुप्स के साथ साथ उस समय हम ये भी देखते हैं कि वेरियस क्लब्स भी बनने लगे। During that time, many clubs emerged according to their thoughts and ideas related to the revolution. अब कैसे था कि कुछ लोग रिवॉल्यूशन को एक नई दिशा देना चाहते थे कि हम इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं कि हमारा एक किंग हो और हमारे पास एक किंग के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये बोलते थे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, बस किंग होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, किंग तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वेरियस क्लब्स बनने लगे। तो उस समय हम ये देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब अमंग दीज वाज ऑफ द जैकोबिन्स। अब जैकोबिन्स कुछ लोग थे और उन्होंने अपना जैकोबिन क्लब बनाया। सो द जैकोबिन्स वर ऑफ द आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन भी नहीं बोलेंगे हम, इनफैक्ट रेडिकल एक्सट्रीम रिवॉल्यूशन था, कि बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे।
तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी उससे भी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी नेचर के लोग थे जो जैकोबिन्स होते थे। और हम दूसरे बात करेंगे क्लब था, सेकंड इंपॉर्टेंट क्लब वाज ऑफ द जिरोंडिन्स। इनको जिरोंडिन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज द पीपल ऑफ दिस क्लब केम फ्रॉम द एरिया ऑफ जिरोंड इन फ्रांस। फ्रांस में एक एरिया था जिरोंड जहाँ से ये लोग आते थे, इसलिए इनको जिरोंडिन्स बोलते थे। ये लोग लिबरल्स थे, जिरोंडिन्स जो थे उदारवादी बोलते हैं इनको। और दीज पीपल डिड नॉट बिलीव इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं होते थे ये। सो ये जिरोंडिन्स थे। थर्ड ग्रुप था कि सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक वुमन। अब रिपब्लिक वुमन किनको बोलते हैं कि जो ये चाहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, गणतंत्र हो हमारा देश, ठीक है। दिस वुमन ऑल्सो यूज टू बिलीव इन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में ये भी बिलीव करते थे कि रिवोल्ट करेंगे हम, रिवोल्ट करके राजा को हटाएंगे और हम भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे हमारे देश में, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ सिस्टम चले इंग्लैंड की तरह। और वुमेन को क्या मिले? राइट्स मिले, इनको पैसिव सिटीजन नहीं बोला जाए, इनको भी एक्टिव सिटीजन बनाया जाए, राइट टू वोट मिले, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या करना है कि मेन जो जैकोबिन क्लब है यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे लेके लीड करेगा, जैकोबिन क्लब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। सो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट द जैकोबिन्स। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द पुअर क्लास। हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे तो जैकोबिन्स थे। इसमें मोस्टली लोग क्या होते थे? आर्टिसंस होते थे, डेली वर्कर्स होते थे, फैक्ट्री वर्कर्स होते थे। सो जैकोबिन्स में यही लोग होते थे। दे बिलीव दैट आफ्टर द रिवॉल्यूशन द अपर मिडिल क्लास और वी कैन से एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रैब द पावर। अब रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे, जैसे ये बोलते हैं कि बास्टिल प्रिजन को अटैक करने के बाद अपर मिडिल क्लास ने पावर को अपने हाथ में ले लिया था। ये जैकोबिन्स ये बिलीव करते थे। अपर मिडिल क्लास और ये थे लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के लोग। तो ये चाहते थे कि सब कुछ अपर मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो वेल्दी ट्रेडर्स थे या बिजनेसमैन थे, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। लोअर मिडिल क्लास के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, गरीब लोगों के बारे में। सो इस टाइम पे एक नया नाम निकल के आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसको बोलते हैं मैक्सिमिलियन डे रोबेस्पियर। ये क्या था? इन जैकोबिन्स का लीडर था, जिसने जैकोबिन्स को लीड करके आगे चला था, इनको डायरेक्शन दी थी। इसको याद रखना है क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ही वॉज अमंग द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो भी मेन कैरेक्टर्स होते थे उनमें इसका नाम आता है। सो फ्रांस में जो जैकोबिन्स थे इनको क्लब से जुड़े लोग क्या बोलते थे? सेंट क्यूलोट्स बोलते थे। इसके पीछे भी एक रीज़न था कि उस समय जो फ्रांस में वेल्दी जो लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो घुटने तक की पैंट पहनते थे, ठीक है। अमीर लोग घुटने तक की पैंट पहनते थे, जिसको हम बोलते थे ब्रिचेस, BREACHES, इसको ब्रिचेस बोलते थे। बट जो गरीब लोग थे वो ये ब्रिचेस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हम देखेंगे कि जो नीचे तक की पैंट होगी उसमें पूरी पैंट में कपड़ा ज़्यादा लगता है तो वो कॉस्टली आनी चाहिए। बट क्या था कि घुटनों तक की पैंट ज़्यादा कॉस्टली आती थी और जो कंप्लीट पैंट होती थी वो इतनी कॉस्टली होती नहीं थी। जो उस टाइम पे पहचान थी लोगों की, जो कंप्लीट पैंट पहन रखी जिसने, दैट मीन्स ही इज अमंग द जैकोबिन्स और द पुअर क्लास और द लोअर मिडिल क्लास। और जिन्होंने हाफ पैंट पहन रखी है सो वो या तो वेल्दी ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं। सो जैकोबिन्स इनको सेंट क्यूलोट्स इसलिए बोलते थे क्योंकि सन्स का मतलब होता है विदाउट, एंड क्यूलोट्स मीन्स ब्रेचेज, जो हाफ पैंट होती है। तो दैट मीन्स जो विदाउट ब्रेचेज, विदाउट हाफ पैंट के जो लोग हैं उनको ही क्या बोलेंगे? सन्स क्यूलोट्स। सो ये मीनिंग था इसका। अब ये उस समय इन लोगों की पहचान बन गई थी। सो इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक ये बंदा खड़ा हुआ है, ये क्या है? जैकोबिन है। अब इन जैकोबिन्स में हम देखेंगे इसने कैप भी लगा रखी है, आपको ब्लैक कलर की इसमें कैप दिख रही होगी। बट ये ज़्यादातर लोग ब्लैक कैप नहीं लगाते थे, इनकी कैप रेड होती थी। और इसके हाथ में एक फ्लैग है, इसके कलर आप देख सकते हैं ब्लू, इसमें ब्लैक दिखाई दे रहा है बट ब्लू, रेड एंड वाइट। क्या था फ्रांस में बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि ब्लू और रेड कलर एक फ्रांस की एक तरह से एक पहचान थी इनकी। बट ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन वाइट कलर भी आया और वाइट कलर भी इनके फ्लैग में इन्होंने यूज़ किया, इसलिए इसको ट्राई कलर बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो पहचान होती थी ब्लू, रेड, और फ्रांस का आज भी यही ऐसा ही 3 कलर्स में इनका फ्लैग है, इसको ट्राई कलर बोलते हैं ये। तो इसमें हम नेक्स्ट चलेंगे 1790 में ये इवेंट हुए थे। अब 1791 में चलते हैं। अब 1791 में क्या हुआ? यहाँ भी एक मेजर इवेंट हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जो किंग लुई 16 था वो अभी हमने पढ़ा कि पेरिस में रह रहा था। जो 7000 वुमन जो गई थी वहाँ पे उनको पकड़ के लेके आई कि आओ राजा बाबू आप हमारे साथ चलो,
कि आप तो वहाँ पे पैलेस में रहते हो, खाते पीते हो, मौज करते हो, और हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। सो लेट्स कम विद अस और हमारी लाइफ जी के देखो आपकी, आपको कैसा लगता है। अब राजा तो वहाँ परेशान हो गया कि पेरिस में था, कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों के बीच रहना पड़ रहा, उसको रहने का घर उसका वैसा तो था नहीं जैसे ऑर्डिनरी लोग रहते थे, उसका अच्छा सा एक जगह थी, उसको भी एक महल दिया हुआ था, बट फिर भी गरीब लोगों के बीच में रहना इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी उसके पास पैलेस में थी। सो और उस समय नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पावर, वो पावर में थी, उसका राज चलता था। सो उसने ये सोचा कि लोगों के बीच में रह रहा है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो रूल में है। सो अब ये लोग कभी भी तुझे पावर से निकाल सकते हैं और कभी भी मार सकते हैं, तो राजा को एक खतरा था। सो ये सोच के राजा ने क्या कि अपने परिवार को लेके और ऑस्ट्रिया की तरफ चल दिया, वो देश छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा अपना राजा बाबू। ऑस्ट्रिया की तरफ क्यों भाग रहा था, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ऑस्ट्रियन वाइफ थी राजा की, मैरी एंटोनेट जिसका नाम था। सो ऑस्ट्रिया की तरफ इसलिए भागा क्योंकि उसका ससुराल था, और राजा बाबू तो बोले चलो ससुराल चलते हैं, ससुराल में सेफ रहेंगे, वहाँ पे अच्छी खातिरदारी होगी, खाना पीना अच्छा होगा। सो अब क्या किया, राजा बाबू जा रहा था। अब राजा बाबू जैसे ही निकला बॉर्डर पे पहुंचा, अब फ्रांस के बॉर्डर पे ऑस्ट्रिया में जाने के लिए, तो लोगों ने उसको पहचान लिया, अरे ये तो अपना राजा बाबू, इसको तो पकड़ के लेके आओ चलो। अब लोगों ने उसको पहचाना तो उसको पकड़ के लेके आए, वापस पेरिस सिटी में ले आए। वहाँ पे पेरिस सिटी में लाने के बाद राजा बाबू सोचा अब तो चलो फंस गए, अब तो कुछ नहीं है, पकड़ के लेके आ गए। लेकिन उस समय एक लोगों की थॉट में एक ये चेंज आया कि लोगों ने सोचा हम तो राजा को अपनी तरफ मानते थे कि राजा भी चलता है, ये इसको भी रिवॉल्यूशन चाहिए, सो ये हमारी भलाई करने की सोचेगा, राजा है हमारा। तो उस समय लोगों ने सोचा ये तो बेकार है, राजा का तो कोई मतलब नहीं, इसको अपने से मतलब है, ये तो खुद अपने फ्यूचर सोचने के लिए अपने देश को ही छोड़ के, अपनी जनता को छोड़ के जा रहा है, तो ये तो बेकार है। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। तो उस समय लोगों ने क्या किया कि हमें तो अब रिपब्लिक चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और हमें अब अपना फ्रांस जो क्या है, फ्रांस को हम रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनाएंगे, अब रिपब्लिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सो इसकी डिमांड करने वाले लोग थे, और ज़्यादातर ये कौन से लोग थे, जैकोबिन्स थे, ठीक है। और जो गरीब लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, जिनमें और मेनली जैकोबिन्स थे, ज़्यादातर इनकी परसेंटेज जैकोबिन्स लोगों की थी। और ये क्या बोलते थे कि राजा शाही जो मोनार्की है, हमें मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म करना है, एंड वी वांट ए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। सो कॉन्स्टिट्यूशन हो। सो इस चीज़ को आगे बढ़ के अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसने ये एक जो थर्ड स्टेट से बनी थी नेशनल असेंबली, जिसने पहले अपने आप को डिक्लेयर किया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर किया, ये चाहती नहीं थी, ये चाहती थी कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसी हो कि जैसे किंग भी हो हमारे यहाँ पे और कॉन्स्टिट्यूशन भी बने, ठीक है। सो और लोग जैकोबिन्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बने बट किंग ना हो। सो यहाँ भी देखा कि रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें एक रेडिकल विचारधारा निकल के आई। अब हम कई बार ये देखते हैं कि जब थर्ड स्टेट के लोगों ने उस स्टेट जनरल मीटिंग से वॉकआउट किया तो हम उनको बोल रहे थे रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, ये देश में बदलाव लेके आएंगे, और रेडिकल लोग हैं, चलो कुछ देश में बदलाव आएगा। अब उन रेडिकल लोगों में से ही जो नेशनल असेंबली बनी, उन्हीं लोगों में से नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन एक नए रेडिकल प्रो रेडिकल लोग आ गए, उनसे भी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी, जिनको बोलते हैं जैकोबिन्स। अब ये लोग उन नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों को मानने लग गए कि वो लोग पुराने विचारों के हैं और हम नए विचार। तो जब भी रिवॉल्यूशन होता है तो लोगों की सोच बदलती जाती है टाइम टू टाइम। नए वाले लोग पुराने वालों को मानते हैं कि वो पुराने विचारधारा के लोग हैं, हम नई थॉट्स लेके हमारे कंट्री को लेके लीड करेंगे आगे। सो ये था, तो जैकोबिन्स को ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी मानते हैं, मोर रेडिकल थे ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी। सो ये लोग अब राजा बाबू को हटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग राजा को हटाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे, ये जैकोबिन्स और पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं। सो एक मेजर इवेंट हुआ फिर से एक फ्रांस के रिवॉल्यूशन का, जिसको हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। मैसेकर मीन्स जिसको हत्याकांड बोलते हैं। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि नेशनल गार्ड्स को भेजा और वहाँ पे डिप्लॉय किया कि जहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जैकोबिन्स और जो पुअर मिडिल क्लास थे, तो वहाँ लोगों को भेजा, और इन्होंने नेशनल गार्ड्स ने क्या किया, लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों मारे गए। वहाँ पे एक मैसेकर हुआ, ठीक है। और ये क्या थे जो नेशनल गार्ड्स थे, इनको किस चीज़ के लिए बनाया था नेशनल असेंबली ने, कि ये उस समय बनाया गया था जब स्टेट जनरल की मीटिंग से नेशनल असेंबली ने वॉकआउट किया था थर्ड स्टेट ने, और उस समय ये भी गरीब लोग होते थे, इसमें भी इन्होंने नेशनल गार्ड्स का उस टाइम पे बनाया था कि ये लोग हमारे गरीब लोगों के लिए इनकी रक्षा करेंगे, राजा से हमें डिफेंड करेंगे।
और हमारा बचाव करेंगे किंग की आर्मी से। अगर बाई चांस किंग हमारे ऊपर आर्मी भेज देता है हमें मरवाने के लिए, तो हम नेशनल गार्ड एक बटालियन बनाते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करेगी किंग से। लेकिन अब देखो आयरनी देखो आप लोग कि इन्हीं नेशनल गार्ड्स ने जो कॉमन मैन को बचाने के लिए बनाए गए थे, इन्होंने ही कॉमन मैन को, गरीब लोगों के ऊपर गोलियां चला दी और उनको मार दिया। सो एक बहुत बड़ा इवेंट बोलते हैं। सो 1791 तक पढ़ा। हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ते, बट टाइम हो गया है, आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया फ्रांस में। सो ये हमारी वीडियो है। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते हैं हम। आई थिंक एक पार्ट लगेगा, 2 पार्ट लगेंगे, आपका अराउंड हाफ एन आवर की वीडियो होगी, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम खत्म करेंगे। लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, उसको नेपोलियन बोनापार्ट को भी रिप्लेस करेगा किंग लुइस 17। ठीक है, सो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास तक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।